इसके इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं, ये क्विज के लिए है, एग्जामिनेशन के लिए है। थोड़े एडवांस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। व्हाट आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डीप लर्निंग? डीप लर्निंग की जहां बात करते हैं वहां आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आ जाता है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लिमिटेशन डीप लर्निंग के क्या है। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको मशीन लर्निंग की तरफ ले जाता हूं। तो मशीन लर्निंग के कुछ फ़ायदे हैं, उसके भी कुछ नुकसान हैं। तो नुकसान पहले देख लेते हैं, क्योंकि नुकसान के बारे में ही पूछा गया है या फिर लिमिटेशन के बारे में पूछा गया है। ये मैं आपको मशीन लर्निंग बता रहा हूँ अभी। तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत एरर के चांसेस होते हैं इसमें, टाइम और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा जाता है। डेटा एक्वायर करना, आप क्योंकि इसको ज़्यादा डेटा लगता है, वो भी एक अपने आप में एक कहें कि चैलेंज है। और जो रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन है उसको कैसे किया जाए, एनालाइज कैसे किया जाए, ये भी इसके मशीन लर्निंग के कुछ डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। लेकिन फ़ायदे बहुत हैं। कोई आदमी का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, बहुत सारे एप्लीकेशन में काम आता है, बहुत ज़बरदस्त अलग अलग तरीके का डेटा ये डील कर सकता है, अपने आप को खुद इम्प्रूव करता है और जो भी ट्रेंड्स या पैटर्न्स हैं रिकग्नाइज करता है, डिस्टिंग्विश करता है, ये काम करता है। अब हम आते हैं डीप लर्निंग पे। डीप लर्निंग की क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या कमियां हैं? पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इनको ट्रेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए। कम डेटा से ये नहीं हो पाएंगे। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। इसके अलावा जो डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी इसको इम्प्लीमेंट करना। बहुत ही इसके लिए शार्प माइंड चाहिए, हाई IQ चाहिए और कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स में ज़बरदस्त तरीके की पकड़ चाहिए आपको। इसके अलावा अगर आप अच्छी एफिशिएंसी प्राप्त करना चाहते हैं, कई बार नहीं मिल पाती आपको, बहुत कोशिश करने के बाद भी। व्हाट आर दी वेरिएंट्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट? तो ग्रेडियंट डिसेंट का जो डिस्कशन है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या काम करता है, कैसे काम करता है। बेसिकली ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए है कि जैसे अगर आपके वेट्स हैं, इनको इसके इन वेट, पहले आपने वेट दिया, उसके कारण कुछ रिजल्ट आया, अब इस वेट में कितना वेरिएशन करना है, क्योंकि वेट अपडेट होंगे, बायस अपडेट होगा, तभी तो चीज़ें काम करेंगी, तभी तो नेटवर्क लर्न करेगा। तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए है और इसमें 3 तरीके के वेरिएंट्स हैं। पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। थोड़ा कंपैरिजन भी कर लेंगे। साथ में बैच ग्रेडियंट डिसेंट है। बैच से समझ ही रहे होंगे आप कि क्या मतलब है इसका, कि भाई आपके पास पूरा इतना इनपुट है या फिर जो कंटेंट है उसको आपने बैच में बांट दिया। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, यहाँ पर क्या होता है इसको भी देखते हैं। तो स्टोकेस्टिक्स से शुरू करते हैं, यानी कि इससे यहाँ पर क्या है कि एक सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, उसको यूज किया जाता है। क्योंकि अगर जैसे एक डेटा दिया आपने ट्रेनिंग के लिए और उसके बाद उसी के लिए ग्रेडियंट निकाला जाता है और फिर पैरामीटर जैसे W, वेट वगैरह अपडेट किए जाते हैं। बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है, ग्रेडियंट निकाला जाता है लेकिन ये पूरे सेट के लिए, पूरे डेटा सेट के लिए निकाला जाता है और पूरे, क्योंकि यहाँ पर मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरे डेटा सेट के लिए निकाला जाता है कि या कहें पूरे एक बैच के लिए निकाला जाता है। हर एक इटरेशन में उसको अपडेट भी किया जाता है, वेट्स वगैरह को। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट की जहाँ तक बात करते हैं, वहाँ पर सैंपल लिए जाते हैं, मतलब आपको छोटे छोटे सैंपल आपने ले लिए, स्मॉल साइज्ड, ऐसे ऐसे करके, और फिर इस पे वैसा काम किया जाता है जो स्टोकेस्टिक करता है। छोटे छोटे सैंपल ले लेंगे, उस पर स्टोकेस्टिक जैसे काम करता है वैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें क्यों अभी एक सवाल भी आने वाला है, उसको उस पर और ये डिस्कस करेंगे। जहाँ तक आप स्टोकेस्टिक की बात करते हैं तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है इसकी, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा कम है। यहाँ पर बैच GD एल्गोरिथम की बात करेंगे, ये वाला, तो ये एक्यूरेट तो बहुत अच्छा है लेकिन टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा है। इसके बीच में आता है मिनी बैच एल्गोरिथम, दोनों ही मॉडरेट है। और इसीलिए अगला सवाल जो आने वाला उसको देखिए, वो ये कहता है सवाल, व्हाई इज मिनी बैच, क्योंकि सवाल से सवाल निकलते हैं ना, व्हाई इज मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट सो पॉपुलर। तो अभी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा क्यों पॉपुलर है। थोड़ा सा इसमें ग्राफ भी दिखाने की कोशिश की है मैंने कि बैच ग्रेडियंट और मिनी बैच ग्रेडियंट में क्या अंतर आता है। तो मिनी बैच ग्रेडियंट में आपने देखा था कि एक्यूरेट भी है, मतलब ठीक ठाक एक्यूरेट है, टाइम कंज्यूमिंग भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। तो मिनी बैच ग्रेडियंट की बात ये करते हैं कि ये क्यों पॉपुलर है। पहली चीज़ तो ये जो स्टोकेस्टिक है उससे तो एफिशिएंट है ही, वो तो आप यहाँ कंपैरिजन में भी देख रहे हैं। और यहाँ पर
जनरलाइजेशन किया जाता है क्योंकि हमको यहां पर चाहिए फ्लैट मिनिमा। होता क्या है कि जब हम किसी भी ऐसे देखते हैं तो हम कहीं यहां ना फंस जाएं, हमको चाहिए एक प्रॉपर जो ऑप्टिमैलिटी चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा काम ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लोकल मिनिमा है इसको अवॉइड करता है, ठीक है, और पूरे डेटा सेट के लिए ये आपको लोकल मिनिमा सेट पे पहुंचाता है और फिर ये काम करता है। तो ये इसमें फायदे हैं। व्हाट आर डीप ऑटो इनकोडर्स? तो ऑटो इनकोडर्स तो हम जान चुके हैं। ऑटो इनकोडर जैसे मैंने बताया था, मल्टी डिमेंशनल डेटा की डिमेंशनलिटी कम करने के लिए, डिकम्प्रेशन के लिए, आउटलायर्स डिटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा ये रहता है। लेकिन यहां पर आप बात करें डीप ऑटो इनकोडर की। डीप मतलब क्या हुआ? ये पहली चीज तो ऑटो इनकोडर का ही एक्सटेंशन हुआ। यहां पर क्या है कि जो पहली लेयर होगी, जो पहली लेयर की आप बात करते हैं, वो क्या होगा? ये पहला ऑर्डर फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ द इनपुट का जो पहला ऑर्डर एग्जीक्यूशन है ये पहले लेयर करेगी। दूसरी जो है वो सेकंड ऑर्डर का काम करेगी, सेकंड ऑर्डर फंक्शन। तो ये फर्स्ट सेकंड इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। यहां पर देखिएगा कि दो डीप बिलीफ नेटवर्क है, मतलब जो नेटवर्क है जिसमें एनकोडर और डिकोडर की बात आप करते हैं, यहां पर एक जैसे डीप बिलीफ नेटवर्क को कंबाइन करके और डीप ऑटो एनकोडर बनाया जाता है। जो पहली शैलो लेयर्स है वो एनकोडिंग पार्ट है, उसके बाद जो दूसरी लेयर्स हैं वो आपकी डिकोडिंग पार्ट है। तो फर्स्ट लेयर क्या करती है? फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन एग्जीक्यूशन। सेकंड वाली करती है सेकंड ऑर्डर एग्जीक्यूशन फंक्शन। इस तरीके से काम करती है। Why is the leaky ReLU function used in deep learning? अब आपको पता होगा कि सिग्मॉइड बहुत चलता है, ऐसे फिर ReLU ये सबसे फेमस हुआ। अभी गूगल कहता है कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस स्विच फंक्शन देता है। अब आप देखेंगे स्विच फंक्शन और जो लीकी ReLU है उसमें कितनी सिमिलैरिटी, उसका मैं बताता हूं। ये जो ReLU फेमस हुआ इसमें ये था कि भाई अगर कुछ भी यहां आएगा तो ये इस तरीके से चलता है, 0, उसके बाद यूं बढ़ता है आगे y = x या जो भी फंक्शन बनेगा। लेकिन जो ये लीकी ReLU है, इन्होंने क्या किया, या इस फंक्शन को बनाने वालों ने क्या किया कि ये एक इंप्रूव्ड वर्जन है पहला तो ये ReLU का। क्योंकि जो ReLU फंक्शन था उसमें क्या होता था, यहां पर ग्रेडियंट 0 हो जाता था। जब भी 0 से कम वैल्यू आ रही है, ठीक, वो क्या करता था, आपको मैक्स देता था, ये 0 और मैक्स। मतलब क्या है कि जो भी इधर आएगा वो तो 0 हो जाएगा, बाकी इसके आगे वैल्यू देता था। तो अगर कोई वैल्यू यहां आ रही है उसके लिए क्या करें, उसके लिए तो ये इसको 0 ही कर दे रहा है। तो यहां पर जो फॉल्ट आया उसको ठीक किया गया लीकी ReLU से। इन्होंने क्या किया, अब देखिए जो लीकी ReLU है वो आपके पास y = 0.01x दे रहा है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 0 नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ आपके पास एक वैल्यू आ रही है। देख रहे हैं आप, ये पूरी की पूरी एक वैल्यू आ रही है, यानी कि इस पॉइंट पे जो 0 चल रहा था वो अब कुछ वैल्यू आ गई। तो अब क्या होगा कि जो 0 से कम वैल्यू है वहां जो न्यूरॉन्स का डीएक्टिवेशन हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि उस कारण से डाइंग ReLU प्रॉब्लम आ रही थी। जो भी यहां वाली वैल्यूज है वो 0 हो जा रही थी, तो ये तो काम नहीं चलेगा ना। इसीलिए इसको, और स्विच फंक्शन भी ऐसे कुछ करता है, यूं करके आता है, वो ऐसे बढ़ता है, तो वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। What are some of the examples of supervised learning algorithm in deep learning? डीप लर्निंग में आपके जो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है उसमें आप डाल सकते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। मतलब ये है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हो गया, ये आपको कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क CNN हो गया, ये आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हो गया। अब आप देखिए फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो होता है वहां पर हम पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं, इमेज रिकॉग्निशन करते हैं, बेसिक बहुत लेवल का। जहां हम रिकरेंट की बात करते हैं वहां पर हम NLP या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जो स्पीच रिकॉग्निशन है जो आप बोलते हैं वो कैसे सीरी समझ जाती है और कैसे वो कोटाना समझ जाता है, वो यहां से होता है। कन्वोल्यूशन मतलब ये है कि जितने भी इमेजिंग या विजन या वीडियो इसकी प्रोसेसिंग है या इसकी एनालिसिस है वो CNN के थ्रू होती है। What are some of the examples of unsupervised learning algorithms in deep learning? तो अनसुपरवाइज में क्या क्या ले आइए आप, अनसुपरवाइज में ले आइए आप ऑटो इनकोडर,
बोल्ट्जमैन मशीन और सॉम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। तो इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बस चित्र दिखा देता हूँ। ये ऑटो एनकोडर हो गया, ये बोल्ट्जमैन मशीन हो गई, और ये आपका सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, यानी कि ये अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं, इसीलिए ये अनसुपरवाइज्ड है। कैन वी इनिशियलाइज द वेट ऑफ नेटवर्क टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो? अब पहले मैं आपको समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों रख तो सकते हैं, रखने के लिए कुछ नहीं है, दे दीजिए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला। देखिए हम क्या कह रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है कि हमने W1 को 0 दिया, W2 को 0 दिया, ऐसे यहां तक WN तक 0 दे दिया। अब यहां पर इनपुट क्या आता है, x1 इंटू W1, तो x1 इंटू 0 0 आएगा, x2 इंटू W2 यहाँ 0 आएगा, x3 इंटू W3 0, इस तरीके से 0 आएगा। तो बेसिकली इसको मिल क्या रहा है, फिर उसके बाद ये जाएगा एक्टिवेशन फंक्शन, पहले इसमें बायस जोड़ेंगे और फिर एक्टिवेशन फंक्शन से पास होगा ये। तो आपका आ तो 0 ही रहा है, कुछ एंटर ही नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ आपने दिया ही नहीं इसको। उसके बाद अब इसको बायस से जोड़ रहे हैं और फिर एक्टिवेशन फंक्शन से पास कर रहे हैं, तो हर बार एक्टिवेशन फंक्शन वही वैल्यू देगा। तो इंप्रूवमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इंप्रूवमेंट के लिए बैक प्रोपगेशन क्या करेंगे आप, 0 आप दे सकते हैं, क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकमेंड नहीं किया जाता इसको, क्योंकि जब आप वेट्स को ही 0 दे देंगे जो यहां पर आप दे रहे हैं, तो होगा क्या, हर बार सेम आउटपुट आएगा। तो बैक प्रोपगेशन अगर आप कर भी रहे हैं वेट्स को चेंज करने के लिए, तो वो क्या करोगे आप, क्योंकि वही वैल्यू आ रही है और वही चीज इसको मिल जा रही है। तो एसिमेट्री अगर नहीं है, जैसे W1 को आपने 0.2 दिया, W को 0.8 दिया, इसको 0.6 दिया, ऐसा कुछ नहीं दिया, तो वेट या तो रिजल्ट नहीं आएगा ठीक ठाक, या फिर ये एसिमेट्री नहीं मिलेगी, और दूसरा ये है कि अपडेट आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो लर्निंग का कोई फायदा नहीं है। मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या होगा फिर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिड पैडिंग एंड सेम पैडिंग? पहले इसको समझिए, वैलिड पैडिंग का मतलब, पहले तो पैडिंग का मतलब समझ लीजिए। होता ये, इस चित्र से भी आप देखिए, यहां से समझाता हूं आपको। देखिए हमारे पास ये डेटा है, अब इस पे हमको चलाना है ये अपना कर्नल। तो बहुत ध्यान से समझिए कि यहां पर अगर हम कर्नल चलाते हैं इधर ऐसे इस पे, तो यहां पर हमारी सेंटर वैल्यू आएगी। मतलब जब हम कर्नल चलाते हैं 3x3 का मान लीजिए, तो सारे का जो एवरेज मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ की वैल्यू आती है, तो यहाँ वैल्यू मिलेगी। फिर इनका क्या होगा, 156 155, ये तो कभी भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये तो ऐसा चल रहा है। तो ये अंदर वाले तो हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, बाहर वालों का क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पैडिंग लगाते हैं। पैडिंग का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा कुशन दे देते हैं इसको, ताकि हमारा जो ये चले ना, वो यहाँ देखिए, ये जो चल रहा है ना, वो चल यहाँ से रहा है ऐसे, यूं, ये पूरा यहां से चलेगा, ताकि इसको भी वैल्यू मिले, इसको भी वैल्यू मिलेगी, फिर ये पूरा घूमेगा। तो यही पैडिंग नहीं करते हम, सारी जगह पैडिंग कर देते हैं, ऐसी पूरी पैडिंग कर देते हैं। तो एक्चुअल डेटा तो ये है, लेकिन इसके आगे 0 0 देख रहे हो। वैसे नॉर्मली क्या करते हैं, कई तरीके हैं, ये पूरी लेयर जो है ऊपर उठा के रख देते हैं, ये पूरी लेयर यहाँ उठा के रख देते हैं, ये पूरी लेयर यहाँ उठा के रख देते हैं, पूरी लेयर यहाँ उठा के रख देते हैं, ताकि आपकी वैल्यू ज़्यादा वेरिएट ना करे, क्योंकि जब कर्नल लगेगा तो ये पूरे पे काम करेगा। आप समझ गए पैडिंग का मतलब क्या है। अब वैलिड पैडिंग और सेम पैडिंग पे आई। वैलिड पैडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर जहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है पैडिंग की, जो आउटपुट मैट्रिक्स होगा उसके सेम डायमेंशन होंगे। ये कन्वोल्यूशन के बाद, कन्वोल्यूशन मतलब एक एक करके ये जो आगे बढ़ रहा है और उसके बाद ये वैल्यू बीच में रख रहा है। सेम पैडिंग का मतलब ये होता है कि जो पैडिंग एलिमेंट्स हैं यहाँ पर पूरे मैट्रिक्स में हम इस तरफ लगा रहे हैं, तो इनके सबके सेम डायमेंशन होंगे इनपुट मैट्रिक्स की तरह, और ये सारे के सारे सेम होंगे। सेम पैडिंग मतलब यहाँ 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 यहाँ, सेम पैडिंग का मतलब यही हुआ। वैलिड पैडिंग का मतलब ये है कि भाई आपके पास जरूरत ही नहीं है। सेम पैडिंग का मतलब ये है कि आपके पास है, जरूरत है, लेकिन आप सेम चीज लगा रहे हैं। व्हाट आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफर लर्निंग इन डीप लर्निंग? तो पहले तो आपको समझना होगा ट्रांसफर लर्निंग होती क्या है। ट्रांसफर लर्निंग एक ऐसा सिनारियो है जहां पर हम एक बड़े से मॉडल को ट्रेन करते हैं। ठीक है, ये बड़ा मॉडल है और इसमें डेटा सेट भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। ठीक है, इसमें, और ये जो मॉडल है, अब इसको हम यूज करते हैं थोड़े सिंपलर डेटा सेट पे। तो इससे क्या होगा कि जब इतने बड़े डेटा से ये चेक हो गया, तो इसको अगर हम किसी छोटे डेटा सेट पे डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे, बहुत एफिशिएंट और एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। क्लियर? तो ट्रेडिशनल जो मशीन लर्निंग है या डीप लर्निंग है, इसमें क्या होता है कि नॉलेज को आप रख लेते हैं, मतलब रिटेन करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, उसी एक ही बात है।
और यहां पर जो लर्निंग हो रही है ये कैसे हो रही है, जो हमने पहले लर्न किया, जो काम हुआ, जैसे डेटा सेट 1 है, डेटा सेट 2 है, तो इसकी लर्निंग सिस्टम ये एक अलग हो गई, इसकी अलग हो गई। ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है कि आप डेटा सेट 1 ये है ना, इसके लिए आपने लर्न करवाया, आपके पास आ गया सारा लर्निंग का सिस्टम, अब इसी नॉलेज को आपने शेयर कर दिया है। तो अब डेटा सेट 2 पे जब आप काम करेंगे तो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, तो लर्निंग ऑफ न्यू टास्क रिलाइज ऑन द प्रीवियस लर्न टास्क। लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है, और ट्रेनिंग की कम जरूरत होती है। तो यहां पर आप देखिएगा जो पॉपुलर एग्जांपल है लर्निंग ट्रांसफर लर्निंग के, इसमें बर्ड है, रेसनेट है, GPT-2 है और VGG16। हाउ इज द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बेटर देन RNNs इन डीप लर्निंग? अभी नए नए शब्द आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। अब पहले आपको दिखा दूं क्या होता है वो। ये ट्रांसफॉर्मर का मॉडल आर्किटेक्चर है। कर क्या रहे हैं, अब समस्या क्या थी, जब हम सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब एक के बाद एक, तो प्रोग्रामर्स को क्या दिक्कत हो रही थी, एक तो उनको हाई प्रोसेसिंग पावर यानी कि GPUs वगैरह लगाने पड़ रहे थे बहुत ज्यादा, और क्योंकि सीक्वेंशियल है तो अगर कोई काम पैरेलल में होना है तो वो तो नहीं हो पा रहा था, उसमें दिक्कत आ रही थी। सो यहां से निकल के आया ये आपका ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। यहां पर क्या होता है कि एक अटेंशन मैकेनिज्म होता है, ध्यान रहेगा, ये शब्द आपको दिमाग में बिठा लेने ताकि आपको बोलने हैं ये ना, क्योंकि एक छोटे से 2 मिनट के क्वेश्चन के आंसर में आप मैं आपको पूरा समझा पाऊंगा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, ना आप इसको पूरी तरह समझ पाएंगे। अभी आपको केवल ये जानना है कि ये शब्द मैंने सुना है और मैं इसके लिए कुछ बोल सकता हूं। तो एक अटेंशन मैकेनिज्म है ये, ठीक है। किस लिए यूज होता है, जितने भी डिपेंडेंसीज हैं चाहे सेंटेंसेस के बीच में हो, तो इससे क्या होता है कि खास तौर पर NLP, क्योंकि RNNs मोस्टली आप लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वॉइस प्रोसेसिंग, NLP मॉडल्स, तो यहां पर क्या होता है कि जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं सेंटेंसेस के बीच में, तो इससे NLP मॉडल को बड़ा थ्रस्ट मिल गया, इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बेटर है RNNs के बजाय डीप लर्निंग में। What are the steps involved in the working of LSTM? LSTM का मतलब आप समझ गए, पहले भी हमने काफी डिस्कशन किया है। तो लॉन्ग शॉर्ट ये आपका मेमोरी टाइम मेमोरी है, इसमें कुछ समझना होगा आपको पहले, क्योंकि क्या वर्किंग हो रही है। आप देखिएगा कि ये पिछले न्यूरॉन सेल का स्टेट है, ये नए न्यूरॉन सेल का स्टेट है। यहां पर इनके पास जो पहले का हिडन स्टेट है वो है, और नया जो हिडन स्टेट आने वाला है वो क्या है, वो ये हो गया। यहां पर आपको इंडिकेशन भी दिख रहे हैं, ये इनपुट डेटा है। यहां पर आपका क्या हो रहा है, ये क्रॉस जैसे कर रहा है, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेगा, ये पॉइंट वाइज ऐड करेगा। 10h तो आप जान रहे हैं कि ये आपका एक फंक्शन है जिसको, और सिग्मॉइड जो फंक्शन है आपके 10h और सिग्मॉइड, ये आपके एक्टिवेशन फंक्शन है। और कौन सा एक्टिवेटेड है कौन सा नॉन एक्टिवेटेड, तो यहां पर क्या होता है, आप इतना समझ लीजिए कि इनके पास बहुत LSTM में ये होता है कि इसको एक्टिवेट करना है कि नहीं करना है, इसकी मेमोरी स्टोर होगी, एक स्टोरेज का भी हिसाब किताब है, गेट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, गेट कहां बंद करना है, कौन सी मेमोरी को वापस भेजना है, कौन सी मेमोरी को लेके रखना है, ऐसा होता है। इसमें बहुत सारी चीजें इसमें एक काम करती है। तो 3 आप स्टेप समझ लीजिए। पहले क्या होगा, नेटवर्क क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा, वो उसको याद करेगा, इट हैज टू रिमेंबर, और ये देखेगा कि मुझे याद क्या करना है और भूलना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज काम की नहीं है वो भूल जाएगा, बाकी याद कर लेगा। अब जो सेल की स्टेट वैल्यूज जो मैंने आपको ये बताया, ये वाली जो स्टेट वैल्यूज है वो इस हिसाब से आपकी अपडेट होंगी कि भाई कौन सी याद करना है कौन सी भूल जाना है। अब नेटवर्क फिर से कैलकुलेट करेगा कि भाई कौन सा पार्ट है अभी करंट स्टेट का जो आपको आउटपुट देगा। मैंने बताया ना कौन सा आउटपुट देगा कौन सा नहीं देगा, वो सब चीजें उसमें होती है, तो इतना अभी याद रखना है आपको। What are the elements in TensorFlow that are programmable? अब इसमें देखिए TensorFlow में जाएंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विधा है। अभी आप फिलहाल के लिए आर्किटेक्चर देख लीजिए और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। कांस्टेंट वेरिएबल्स प्लेस होल्डर्स, कांस्टेंट वेरिएबल प्लेस होल्डर जब TensorFlow पे काम करते हैं आपने देखा होगा कि कई बार केरास में या फिर किसी पाइटॉर्च में जब आप काम करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी API में काम करने के लिए आपको कांस्टेंट चाहिए, वेरिएबल चाहिए, प्लेस होल्डर चाहिए, जैसे एरे वगैरह चाहिए। तो ये आपके 3 एलिमेंट है। What is the meaning of bagging and boosting in deep learning? बैगिंग क्या हुआ, बूस्टिंग क्या हुआ?
बैगिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हैं, ये आपके पास ये पूरा डेटा है, इसको आप स्प्लिट कर लेते हैं और इसको डालते हैं फिर बैग में, लेकिन रैंडमली डालते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको बैग्स में डालते हैं, मतलब लिटरली नहीं डालते, बस इसका मतलब यही है, बैगिंग का मतलब ये है कि आपने डेटा को स्प्लिट किया और उसको अलग अलग, चाहे आप पॉइंटर के तहत दिखा दीजिए या कहीं और किसी डेटा स्ट्रक्चर में रख दीजिए, उस तरीके से ये रखा जाता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। किस लिए? मॉडल को ट्रेन करने के लिए। बूस्टिंग कौन सा है? बूस्टिंग में क्या होता है, यहां पर क्या कहते हैं, जो गलत, जिसे हम आउटलायर्स कहें या गलत, आउटलायर्स तो नहीं कहेंगे, जो इनकरेक्ट डेटा पॉइंट्स है उसको भेजा जाता है, फोर्स किया जाता है कि मॉडल इसको समझे और गलत जानकारी आपको दे, मतलब गलत चीज पे गलत जानकारी दे। तो जितना गलत पे गलत देगा उतना ही सही पे सही देगा। तो इससे क्या होगा, ये मॉडल और एक्यूरेट होगा और आपका एफिशिएंट होगा। ठीक है, बैगिंग और बूस्टिंग। अब ये ज्ञान जरूर पूछा जाता है आजकल के सवालों में। ज्ञान जो है वो आपका जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क है, ज्ञान। अब इसका शब्द समझ लीजिए, एक जनरेट कर रहा है, साथ में एडवर्सरी भी है और नेटवर्क है। तो आप देखें, मैं पहले आपको ऐसे समझाता हूं कि आप हैं और आप रेसलर हैं, आप गए एशियन चैंपियनशिप में, इससे हार गए, फिर आप गए वर्ल्ड चैंपियनशिप में, आप इससे हार गए। बेसिकली जब आप ओलंपिक्स में जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको पता है मैं हार रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये मेरा एडवर्सरी है, मैं अपनी पावर जनरेट करूंगा, ये मेरी पावर को कम करने की कोशिश करेगा, यही तो है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप ओलंपिक में जाएंगे तो आप उसकी स्ट्रेंथ जान चुके हैं, तो आप जबरदस्त फोर्स लगाएंगे और ये भी उतना ही फोर्स कम लगाएगा आपके ऊपर। तो यहां पर आप जनरेटर है, ये आपकी एडवर्सरी है, ठीक है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेटर कह सकते हैं। तो जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क, यहां पर हमको क्या चाहिए, हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जनरेटिव मॉडलिंग अचीव कर सकें, कोई चीज बन के निकल के आए। तो ये तो अनसुपरवाइज तरीका है जिसमें हम पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं जो इनपुट डेटा आ रहा है। अब जनरेटर इज यूज्ड टू जनरेट न्यू एग्जांपल्स। जनरेटर का नाम ही है कि भाई जनरेट कर रहा है। जो डिस्क्रिमिनेटर का काम है वो क्लासिफाई करेगा इन एग्जांपल को जो जनरेटर से निकल के आ रहे हैं। खास तौर पे जो रियल है और फेक है उसके लिए काम होता है कि ये जो जो कर रहा होगा उसके अगेंस्ट ये काम करेगा। कहने का मतलब यहां पर देखें कि ये लेटेंट स्पेस है, यहां से नॉइज जा रही, जनरेटर है, ये फेक सैंपल जनरेट कर रहा है, गलत सैंपल जनरेट कर रहा है, यहां से रियल सैंपल आ रहे हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेटर का काम है कि किसको आने दे किसको ना आने दे, या फिर बताए इसको, या फिर इसके पीछे जो साइंस है या टेक्नोलॉजी हो तो डिस्कस नहीं कर सकते अभी, लेकिन अभी फिलहाल यही समझिए। और फिर आता है इस डी इज करेक्ट, अगर डी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, फाइन ट्यूनिंग होगी, फिर से जाएगा जनरेटर, फिर से जनरेट करेगा। इस तरीके से फाइन ट्यून करते करते अल्टीमेटली फेक और रियल में एकदम एक डिस्टिंक्शन हो जाएगा। जनरेटर अपना काम कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटर अलग अपना काम कर रहा है। इसी से दूसरा सवाल बनता है कि वाई आर जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क सो पॉपुलर। तो क्यों पॉपुलर है? इसलिए पॉपुलर है, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ये बहुत सारे काम करते हैं, राइट, इतने सारे काम करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत सारे चीजों में इसका काम आता है। कोई जो जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क है, पहली चीज तो ये है कि इमेज से आप काम कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन सुना होगा, उसमें ट्रैक्शन का शब्द आता है, तो ये बहुत उसको श्रिंक कर देता है और वर्किंग भी बड़ी अच्छी है। देखिए जो ज्ञान है, आपकी जितनी भी आर्टिस्टिक इमेज है आजकल बन रही है या स्केच बनती है या फिर पेंटिंग से, इसको बनाने के काम में आता है। इमेज एनहांस कर देगा ये, यानी कि रेजोल्यूशन आपकी इमेज की बढ़ा देगा। इमेज ट्रांसलेशन यानी आपका बहुत सारी चीजें, जैसे नाइट है रात है, या समर टू विंटर कर देगा, ये दिन को रात कर देगा, ये इसमें पावर है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए फेस क्लीनिंग, जैसे मैं डिनॉइजिंग बताता हूँ, इसका सबसे इजी एग्जांपल जो है वो ये है। तो आपके पास एक इमेज है, डिस्क्रिमिनेटर और ये आपके जनरेटर दोनों लगे हुए हैं, और फाइनली जो इमेज है वो खराब है और वो एकदम इसको ठीक करके निकाल देंगे, यही इसका फायदा है। अब कैसे करते हैं ये अपने अभी स्कोप के बाहर है। चलिए साहब, ये थोड़ा बहुत आइडिया या लग गया होगा, थोड़ा बहुत शब्द आपने सुन लिए होंगे ताकि आप कहीं बोल सके। बहुत शुक्रिया।